हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति वापस आ चुकी है एक वीडियो को लेकर, जिसका टॉपिक जो रहने वाला है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो है एसएससी सीएचएसएल 2024। तो गाइज, आप में से जो भी कैंडिडेट्स एसएससी 2024 का ये सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रिपरेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं देखे तो किस काम की आपकी प्रिपरेशन। सो गाइज, आज आपको क्या करना है, मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखना है, उसका आंसर अच्छे से देखना है, एंड एडिशनली उससे रिलेटेड जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में बताए हैं, वो गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। तो गाइज, जैसे कि हम जानते ही हैं, जो एसएससी कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसने अपना नोटिफिकेशन एग्जाम को लेके जारी कर दिया है, जिसमें जो एग्जाम डेट्स अभी तक बताई जा रही हैं, वो यही है कि 1 जुलाई से 12 जुलाई 2024 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बट गाइज, हो सकता है बिकॉज चीजें ऊपर नीचे ही चल रही हैं, कभी कोई एग्जाम का रिजल्ट डिले हो रहा है, कभी एग्जाम्स के फॉर्म्स डिले हो रहे हैं, तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि थोड़ा सा आप मतलब उसको आगे पीछे देख सकते हैं। बट दैट इज जस्ट अ रूमर कि अगर उसको आगे पीछे होता है, क्योंकि अभी तक जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसमें डेट्स 1 to 12 जुलाई 2024 ही दी गई है। एंड ऑब्वियसली गाइज, जिस चीज के कारण, यानी कि जो लोकसभा इलेक्शंस है जिसके कारण चीजें अप डाउन हो रही थी, वो चीजें अब ओवर हो चुकी है। तो आई डोंट थिंक कि कोई डेविएशन इसमें अब देखा जाएगा। आई एम 100% श्योर कि आपका जो एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्जाम है, वो जुलाई मंथ में कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो गाइज, अगर आपको इस चीज से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। वी विल कम अप विद द सोल्यूशन फॉर दैट। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार जुलाई के पेपर में आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। 100 ओके गाइज, तो एक चीज और, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो पूरी देखो, और यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यस, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। सो गाइज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। गाइज, इस चीज को लिख लो अच्छे से। जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यस, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है? तो बात करें कि किस में दिया गया है, तो गाइज भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 है, उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सारे दिए गए हैं। अब बात करें कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो गाइज जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है, वहां से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें लिया गया है। संविधान के भाग 3 का जो भारत के मैग्ना कार्टा, जो संविधान का जो भाग 3 है ना, वो भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये चीज भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, संविधान में जो हमारा जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें गाइस मूल रूप से 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कितने? 7। तो उन 7 में से जितने भी हैं वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे कि आपको आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। सो पहला जो है वो है समानता का अधिकार, और गाइज वो किस अनुच्छेद में आता है ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो अच्छे से याद कर लेना। जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से 22 में। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आता है अनुच्छेद 23-24 में। और फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका आता है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में। नेक्स्ट, फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो दिए गए हैं वो है आपके अनुच्छेद 29 to 30 में। संपत्ति का अधिकार आपको अनुच्छेद 31 में देखने मिलेगा। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस, ऐसा देखा गया है, जो संपत्ति का जो अधिकार है उसको 44वीं संशोधन अधिनियम 1978 में जो था, उसके द्वारा मौलिक अधिकारियों की सूची से हटा दिया गया था।
तो आपको ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वर्ष हटाया गया था, तो इट इज 1978। और किस संविधान संशोधन में हटाया था, तो गाइज 44वें संशोधन अधिनियम के तहत उसको हटा दिया गया था। और किस अधिकार को हटाया था? संपत्ति के अधिकार को। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवसेन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो गाइज मैत्रक वंश के, जिसमें पश्चिमी भारत में शासन किया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा वो एरिया था, तो आप उसे बता सकते हैं पश्चिमी भारत। मैत्रक राजवंश की जो स्थापना थी वो भटार्क ने की थी। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। और उस वंश की राजधानी की बात करें तो वो राजधानी थी वल्लभी। गाइज देखा आपने, एक ही क्वेश्चन में से छोटे छोटे फैक्ट्स हमें पता होने से हम कितने क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उससे रिलेटेड चीजें भी पता हो। क्वेश्चन का आंसर तो पता ही है, उससे रिलेटेड भी चीजें पता होनी चाहिए। बिकॉज यू नेवर नो कि किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नॉट नेसेसरी कि हमेशा एक ही तरह से क्वेश्चन आए, हो सकता है उसको थोड़ा सा मोल्ड करके किसी और फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखना। ओके अब यहाँ पर गाइज मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको दे दी है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, जिसमें शासक वंश और शासन की बात करी गई है। जो गाइज पुलकेशन द्वितीय था, जो चालुक्य वंश में था, और उसका जो शासन था वो 610 से 642 सीई में देखा गया था। तो इसी तरह से नरसिंह वर्मन पहला और स्कंदगुप्त जो है, इनका भी वंश की वंश से बिलोंग करते थे। और किस इनका शासन काल क्या था वो आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि गाइस ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे बन के आ सकता है। ओके तानसेन किसके दरबारी संगीतकार थे? तो गाइज अकबर ने, आपको पहले बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में नवरत्नों में से एक बनाया था। तो ऑब्वियसली अकबर हो गए, आंसर आपको अपने आप मिल गया। और जिन्हें मियाँ की उपाधि दी थी, अकबर ने उनको मियाँ की उपाधि दी थी। तानसेन उन्हें ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत द्वारा दिए गए थे। सॉरी, तानसेन जो थे वो ग्वालियर के राजा जो थे विक्रमाजीत थे, उन्होंने अकबर को एक उपाधि के रूप में दिया था। अकबर ने तानसेन को कांताभरण वन विलास की उपाधि दी दी थी। तो ये भी चीज जानना गाइस बेहद जरूरी है आपके लिए, तो अच्छे से याद कर लेना। ओके अब क्योंकि हम अकबर की बात कर रहे हैं, उसका शासन काल देख लेते हैं। तो गाइस जो अकबर का शासन काल था वो 1556 से 1605 तक चला था। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो उनके शासन काल में देखी गई थी वो कुछ इस तरह है। पहला, सम्राट अकबर ने इलाहाबाद के नाम से एक शहर की स्थापना की थी, जो कि बाद में इलाहाबाद बन गया था। तो गाइस पहले था इलाहाबाद। आपको ये पता होना चाहिए कि इलाहाबाद जो है उसका पहले नाम क्या था जब अकबर का शासन काल चल रहा था। उन्होंने दीन इलाही के रूप में नए धर्म का पेश किया था। दीन इलाही इंपॉर्टेंट चीज। उन्होंने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत भी की थी। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हिमू को हराया था, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया था। तो ये जो निर्माण हुई थी, चीजें जो हुई हैं, ये सब अकबर के कार्यकाल में की गई थी। उन्होंने सुलह ए कुल की नीति का भी पालन किया था। उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह है। अब हम हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। तो गाइज हुमायूं 1530 से 40 और 1555 से 56 इनका जो शासन काल था वो था। वे बाबर के पुत्र थे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हुमायूं जो थे वो बाबर के पुत्र थे। दीन पनाह शहर की स्थापना जो थी वो हुमायूं ने की थी 1533 में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ की? दीन पनाह की। किसने की? हुमायूं ने। कब की? 1533 में। उन्होंने चौसा और कन्नौज से चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था, और कन्नौज जो कि 1540 में हुआ था। शेरशाह सूरी के खिलाफ दो युद्ध लड़े थे और पूरी तरह से उससे हार गए थे। तो गाइज दो उनको इसमें हार मिली, पर उन्होंने पूरी तरह से शेरशाह सूरी के खिलाफ ये दोनों युद्ध लड़े थे। किसने? हुमायूं ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जो कि प्रदर्शन कला से जुड़ा हुआ है। जो तीजन बाई थी वो किस प्रदर्शन कला से जुड़ी है? तो गाइस पडवानी इज द करेक्ट आंसर। और पडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का एक एकल नाट्य है, जिससे रिलेटेड है तीजन बाई। जो तीजन बाई थी गाइस, उनको भारत सरकार द्वारा 1987 में पद्म श्री और 2003 में पद्म भूषण
और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा। काल बैसाखी क्या है? तो गाइस काल बैसाखी एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं मौसम है, जो कि पश्चिम बंगाल में देखा जाता है। वेस्ट बंगाल का एक मौसम है जो कि जाना जाता है काल बैसाखी के रूप में। और काल बैसाखी बेसिकली होता क्या है, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ अलग अलग तूफानों का एक मिश्रित मौसम होता है, और कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ वेदर। काल बैसाखी आमतौर पर मानसून तक अप्रैल के महीने में शुरू हो जाता है। तो मानसून जब लगने लगता है तब तक वो चलता है और अप्रैल के महीने में शुरू हो जाता है, और पश्चिम बंगाल का यह एक मौसम है। भूटिया डांस किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गाइस डांस फॉर्म्स तो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डांस फॉर्म से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो गाइस जो भूटिया डांस है वो सिक्किम का लोक नृत्य है। किस शासक ने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो गाइस जो अजय राज चौहान हैं वो वंश के महान शासक थे। उन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी, और वही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अजमेर किले का निर्माण भी किया था। तो गाइज ये चीज आपको याद रखना है कि अजमेर किले का निर्माण अजयराज चौहान ने किया था। और एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो अजय देव नाम के चांदी के सिक्के जो शुरू हुए थे उनके शासनकाल में, वो भी उन्होंने ही करवाए थे। ओके गाइस, क्योंकि अब हम डांस फॉर्म्स की बात कर चुके हैं, मैं आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जो हैं, जो कि काफी फेमस हैं और काफी हर्ष उल्लास से लोग उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, वो बता देती हूँ। तो गाइस बात करें पश्चिम बंगाल की, तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस, ये जो है ये पश्चिम बंगाल में देखने मिलते हैं। पंजाब की बात करें तो गाइस भांगड़ा, गिद्दा, दफ, धामल, ये सब आपके पंजाब के हैं। गुजरात की बात करें तो गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुरून, भावई आदि, ये सब गुजरात के डांस फॉर्म्स हैं। हरियाणा का देख लेते हैं, झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागौर आदि, ये सब आपके हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म हैं, जिसमें गाइस घूमर, फाग और डाफ ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, इसी तरह से बिहार का है जाट जाटिन, जाट जातिन, पनवारिया, विदेसिया, कजारी। गुजरात का है गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुरन, भावई। राजस्थान का है घूमर, गणगौर, झूलन, लीला, कलबेलिया और छारीगार। गाइज गणगौर से रिलेटेड भी अभी रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो आपको ध्यान रखना है कि गणगौर जो है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तमिलनाडु भरतनाट्यम, कुमी, कोलत्तम, कवाड़ी, अट्टम। उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य, नौटंकी, रासलीला, कजरी और चापेली। अगला सवाल, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? गाइज अगेन ऑटोबायोग्राफीज हुई, बायोग्राफीज हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो प्लीज अच्छे से ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो दैट इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल, आप जाके देख सकते हैं। सो 2004 में गाइस एक पुस्तक आई थी, मतलब एक नॉवल रिलीज किया था, किसने किया था? अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे, बिल क्लिंटन, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और उस बुक का नाम उन्होंने दिया था माई लाइफ। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो गाइस चंद बरदाई इज द करेक्ट आंसर। और बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो गाइस पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी भाषा में लिखा हुआ एक बहुत अच्छा और बहुत महान महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। आप कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का पूरा जीवन शैली आपको इस पृथ्वीराज रासो में देखने मिलेगा। और बात करें कि इसकी रचना किस शताब्दी में हुई थी, तो गाइज इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। मृणालिनी साराभाई के द्वारा कौन सी डांस अकेडमी शुरू की गई थी? तो गाइस उस डांस अकेडमी का नाम है दर्पण। दर्पण डांस अकेडमी जो है, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये पूरा नाम है उस डांस अकेडमी का, जो कि मृणालिनी साराभाई ने सन 1949 में अहमदाबाद में शुरू किया था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब उसे और कहाँ उसे शुरू किया गया था। मृणालिनी साराभाई द्वारा, वह भरतनाट्यम की एक एकेडमी थी, भरतनाट्यम से रिलेटेड है क्योंकि मृणालिनी साराभाई खुद, तो उन्होंने ये एकेडमी भी उसी डांस फॉर्म में शुरू करी थी। और उनको 1992 में पद्म भूषण और 1965 में पद्म श्री
इनसे नवाजा गया था। कि संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो गाइज ये हुआ था 21वां संविधान संशोधन जो अधिनियम पारित किया गया था उसमें, जो कि 1967 में संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। तो ये चीज कब हुई थी? 1967 में। और टोटल कितनी भाषाओं को शामिल किया था? टोटल 14 भाषाओं को। 1992 में अधिनियम 71वें संशोधन में 3 और भाषाएं जोड़ ली गई थी। तो गाइज 1992 में क्या हुआ था? 3 और जो लैंग्वेजेस थी वो ऐड कर ली गई थी, जिसमें कोंकणी, मैतेई मैतेई यानी कि जिसको आप मणिपुरी के नाम से भी जानते हैं वो, और नेपाली भाषा, ये तीनों शामिल कर ली गई थी 1992 में। माधवी मुदगल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है ओडिसी। और बात करें उनके कुछ अचीवमेंट्स की, तो उनको 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। अब गाइज ओडिसी की बात कर रहे हैं, तो ओडिसी जो नृत्य है उसके कुछ प्रमुख कलाकार मैं आपको बता देती हूँ, जिससे अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन के आता है देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैट। तो गाइज ये हैं वो सारे कलाकार जो कि ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। इनका नाम एक एक का नाम अच्छे से ध्यान रख लेना। आध्या कातिकर, मोहन महापात्र, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, संयुक्त पाणी ग्रही, सोनल मान सिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान और शेरॉन लोबेन, ये सारे आपके ओडिसी नृत्य से रिलेटेड हैं। सबसे पहले किस विटामिन बी की खोज की गई थी? तो गाइस थाइमिन नामक जो वैज्ञानिकों ने खोज किया था ना, थाइमिन जो दिस विटामिन का नाम है, जो साइंटिफिक नाम है थाइमिन, इसको वैज्ञानिकों द्वारा सबसे पहले खोजा गया था। और बिकॉज इसको सबसे पहले खोजा गया था तो इसी को B1 का नाम दे दिया गया था, क्योंकि सबसे पहले साइंटिस्ट ने इसे ही खोजा था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो गाइस 2011 की जनगणना मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस 2011 से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो लिटरेसी रेट से देख लो, चाहे ये आपका पॉपुलेशन से देख लो, कुछ भी देख लो, हर एक फील्ड में 2011 का जो सेंसस सर्वे है वो बहुत तरीके से और बहुत बार पूछा जाता है। तो अच्छे से रट लो एक एक क्वेश्चन जो कि इस जनगणना से रिलेटेड है, क्योंकि अगर वो कर लिया ना तो 3-4 नंबर तो पक्के ही है। सो गाइस पहले नंबर पे बात कर लेते हैं मुंबई, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पर आता है आपका कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो गाइस गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। मैंने तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो वीडियो है वो चैनल पे डाल रखा है, तो उसको अच्छे से देख लेना, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी आपको इस पर्टिकुलर गोलमेज सम्मेलन की। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में हुआ था। तो साल हो गया 1932। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में हुआ था, जो दूसरा हुआ था वो 1931 में हुआ था, और जो तीसरा हुआ था वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ था। पंजाब में कुल कितने सांसद सदस्य होते हैं? तो गाइस कुल 20 होते हैं संसद सदस्य जो होते हैं, जिसमें 13 तो लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था? तो गाइस कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले वो 1930 में खेला गया था, कनाडा में हुआ था। कनाडा में हैमिल्टन एक नामक जगह है जहां पे वो हुआ था। और भारत में कब हुआ था? तो गाइस 2010 में भारत में हुआ था और दिल्ली में उसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। उसके बाद बात करें कि 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था सबसे पहले भारत ने 1934 में, और जो लंदन में आयोजित किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो गाइस तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 6 अक्टूबर 1839 को इस्टेब्लिश किया था।
सो गाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो गाइज बिफोर नोइंग कि किस अनुच्छेद में दी गई है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि जो आपातकाल की शक्ति होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। अब बात करें कि किस अनुच्छेद में दी गई है, तो गाइज भारतीय संविधान का जो भाग 18 है, उसके अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लेखित थे। अब बात कर लेते हैं, ये जो आपातकाल अनुच्छेद होते हैं ना गाइज, ये 3 तरह के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद जो कि 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद जो कि 356 में है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद जो कि 360 में गिवन है। तो ये तीनों में उन चीजों के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की जो घोषणा है वो गाइस अब तक 3 बार हो चुकी है। टोटल कितनी बार? 3 बार हो चुकी है। कब-कब हो चुकी है? 1962 में, 1971 में और 1975 में। जिनमें से 1962 और 1971 में जो हुई थी ना गाइस, वो बाहरी आक्रमण के कारण हुई थी। और वहीं जो 1975 में देखी गई थी, वो आंतरिक अशांति के कारण हुई थी। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है? तो गाइस अरुंधति रॉय ने बहुत फेमस पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कुछ है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए उनको बुकर पुरस्कार भी मिला था 1997 में, और द डॉक्टर एंड द सेंट, द अंबेडकर गांधी डिबेट जो है वो भी अरुंधति रॉय ने लिखा था। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या है? तो गाइज राष्ट्रीय महिला आयोग बेसिकली भारत सरकार का एक संवादिक निकाय है, जो कि आमतौर पर जो भी विमेन्स होती हैं उनको प्रभावित करने वाली जितनी भी नीतिगत मामले होते हैं, उससे रिलेटेड सरकार को सलाह देता है। खरीफ की फसल के कुछ उदाहरण पूछे गए थे। तो गाइस चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब आपके खरीफ की जो फसल होती है, खरीफ यानी कि KHARIF, ये जो आपकी खरीफ की फसल होती है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जो सीपीआई है, ये कब और किसने इसकी स्थापना करी थी? तो गाइस इस दल की जो स्थापना हुई थी वो 26 दिसंबर 1925 में कानपुर में की गई थी। और इसकी किसने स्थापना करी थी? तो गाइस एमएन राय इज द करेक्ट आंसर। 2011 सी अगेन 2011 सो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो गाइज 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 74.04%, जिसमें जो पुरुष यानी कि मेल लिटरेसी रेट थी वो थी 82.14%, और जो महिला साक्षरता दर यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट जो थी वो थी आपकी 65.46%। तो गाइज क्योंकि मैं बात कर ही रही हूँ लिटरेसी रेट की, तो 2011 का जो सेंसस सर्वे था उसके अकॉर्डिंग गाइज इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये लिस्ट पूरी अच्छे से रट लेना। किस किस जगह की कितनी साक्षरता दर रही थी, जिसमें मेल्स की कितनी थी, फीमेल्स की कितनी थी, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर में मैं बता देती हूँ, सबसे ज्यादा जो थी ना वो थी केरल की 93.91%, जिसमें मेल्स की थी 96.02 और फीमेल्स की थी 91.98। उसके बाद लक्षद्वीप की देख लेते हैं जो कि थी 92.28, अगेन सेकंड नंबर पे। 96.11 थी मेल्स की और 88.25 थी फीमेल्स की। इसी तरह आप मिजोरम की देख सकते हो, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव, ये सबकी यहाँ पर दी गई है। सबकी अच्छे से देख लो और अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस ऑफ माय लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गाइज ये है आपके मिल्खा सिंह, हमारे साडे मिल्खा सिंह, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मिल्खा सिंह जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। अब मिल्खा सिंह की कुछ उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। फर्स्टली वो एक क्षेत्र धावक हैं और ट्रैक धावक थे। उनको राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक मिला था, और इस चीज को हासिल करने वाले वो एकमात्र एथलीट थे। मिल्खा सिंह ने 1960 के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें 400 मीटर दौड़ में हिस्सा लेके उसको 45.73 सेकंड में ही कंप्लीट कर दिया था, और वो करने वाले वो चौथे स्थान पे थे। मतलब वो चौथे स्थान पे इस चीज को उन्होंने करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया था। उनकी खेल उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करें तो उसी के कारण उनको भारत के
चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 1959 में। किस नृत्य का संबंध गुरु विपिन सिंह से है? तो गाइस मणिपुरी नृत्य जो है उससे रिलेटेड है विपिन सिंह। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गाइस वो एक सितार वादक थे, तो सितार इज द करेक्ट आंसर। उनको 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न है उस पुरस्कार से नवाजा गया था। अब कुछ और वाद्य यंत्रों के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज ये है वो लिस्ट जिसमें भारत रत्न जो प्राप्त करता है कलाकार उनके नाम दिए गए हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1999 में शास्त्रीय संगीत के लिए, पंडित रविशंकर सितार में 1999 में, बिस्मिल्लाह खान 2001 में शहनाई के लिए, पंडित भीमसेन जोशी 2009 में शास्त्रीय गायक जो कि हिंदुस्तानी गायक। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको वाद्य यंत्र की लिस्ट दे रखी है और उन कलाकारों के नाम दे रखे हैं। मैं एक एक पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसमें संतूर, बांसुरी, तबला, सरोद, शहनाई, सितार, सारंगी, वीणा, ये सारे वाद्य यंत्र की चीजें और उनके कलाकार के नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। लाइकवाइज ये यहाँ पे जो रुद्र वीणा, मोहिन वीणा, वायलिन, घटम, मृदंगम, मैंडोलिन, पखावाज, सुरबहार, गिटार, गायक जो कि कर्नाटक संगीत में कौन गायक फेमस थे, और लाइकवाइज जो हिंदुस्तानी संगीत के लिए गायक फेमस हैं उन सबके नाम यहाँ पे गिवन है। एक एक नाम अच्छे से रट लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तो सबसे पहले जो पोजीशन थी वो थी 48th, जिसमें इंडिया ने टोटल पदक जो जीते थे वो थे 7। 7 में एक तो गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे यानी कि कांस्य। अब बात कर लेते हैं उस ओलंपिक से रिलेटेड, उस टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं हाइलाइट्स, जिसमें गाइस नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। पुरुषों की कुश्ती 57 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार दया ने रजत पदक जीता था। मीराबाई चानू ने महिला कुश्ती 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। लवलीना बोर्गोहेन ने महिला वेल्टर वेट बॉक्सिंग वर्ग में कांस्य पदक जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। बजरंग पूनिया ने पुरुषों की कुश्ती 35 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। सो गाइज दैट्स इट, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके देख लेना। 100% एसएससी सीएचएसएल का जो अभी जुलाई में पेपर होने वाला है उसमें आने वाले हैं। रट लो गाइज, एक एक चीज जो मैंने इस वीडियो में बताई है रट लो, सच में बेहद भला हो जाएगा। मुझे बहुत थैंक यू बोलोगे, आई कैन बेट यू ऑन दैट। तो प्लीज वीडियो को अगर अच्छे से नहीं देख पाए हो तो वापस से देखो, अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह सबको भेज दो जिससे कि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। और पेपर की तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना। कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ दिमाग में कोई भी किसी भी तरह की शंका आ रही है तो लेट मी नो दैट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज विद दैट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और ये सारी अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो, सब्सक्राइब कर लो और यस प्यार लुटाना मत भूलना, बिकॉज वी वेट फॉर ऑल दैट लव दैट यू गाइज स्पेंड। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।